नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, महात्मा गांधी कोई महात्मा नहीं है, मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता। पर क्यों कहा था मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता और क्या कारण था, आइए जानते हैं। 1920 के दशक में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटे और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया था। उस समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आज़ादी का आंदोलन शुरू कर दिया था। 14 अगस्त को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी की पहली मुलाकात मुंबई के मणि भवन में हुई थी, लेकिन उस वक्त महात्मा गांधी को ये मालूम नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी स्वयं एक कथित अस्पृश्य या अछूत हैं। वे उन्हें अपनी ही तरह एक समाज सुधारक, विद्वान, ब्राह्मण या नेता समझते थे। महात्मा गांधी को यह बताया गया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने विदेश में पढ़ाई की है और ऊंची डिग्रियां हासिल की हैं और वो पीएचडी की है। दलितों की स्थिति सुधारने के लिए वो उतावले हैं। 14 अगस्त 1931 इतिहास की दो महान हस्तियों का मिलन था। एक ओर थे मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी और दूसरी तरफ थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इन दोनों के बीच चिंता और अविश्वास की चौड़ी खाई थी। ये मुलाकात साइमन कमीशन की भारत यात्रा के दरमियान हो रही थी। इसका मकसद था दलित के मुद्दे पर उभरे आपसी मतभेदों को दूर करना। पहली बार मणि भवन में हुई मुलाकात की चर्चा काफ़ी समय तक सियासी गलियारों में हो रही गांधी जी की बातें इतनी आत्मीयता भरी होती थीं कि विरोधी भी उनसे मिलकर उनके कायल हो जाते थे। लेकिन उस दिन महात्मा गांधी की भाषा थोड़ी रूखी थी। उनके मुंह से पहले ही वाक्य निकला, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपको इसके बारे में क्या कहना है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, आपने यहाँ मुझे अपनी बात सुनने के लिए बुलाया था, कृपा करके वह कहिए जो आपको कहना है। यह सुनकर महात्मा गांधी बोले, मुझे लगा कि आपको मेरे और कांग्रेस के खिलाफ कुछ शिकायतें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने स्कूल के दिनों में मैं अछूतों की समस्या के बारे में सोचता रहा हूं। तब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। शायद आपको यह भी मालूम नहीं होगा कि इसे कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए मुझे कितनी कोशिश करनी पड़ी। और ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि आप जैसे वो मेरा और कांग्रेस का विरोध करते हैं। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोले, यह सच है कि जब आपने अछूतों की समस्या के बारे में सोचना शुरू किया तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन सभी बूढ़े और बुजुर्ग हमेशा अपनी उम्र की दुहाई देते हैं और यह भी सत्य है कि आपके कारण ही कांग्रेस ने इस समस्या को मान्यता दी। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि कांग्रेस ने इस समस्या को औपचारिक मान्यता देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। और इसके बाद 1955 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में महात्मा गांधी के साथ अपने संबंधों और मतभेदों पर लंबी बातचीत की थी। उन्होंने कहा, मैं पहली बार महात्मा गांधी से मिला था एक मित्र के माध्यम से। एक कॉमन दोस्त थे जिन्होंने महात्मा गांधी को मुझसे मिलने को कहा था। महात्मा गांधी ने मुझे खत लिखा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं उनके पास गया और उनसे मिला। ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने से ठीक पहले की बात है। फिर वह दूसरे दौर के गोलमेज सम्मेलन में आए
पहले दौर के सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। उस दौरान वो वहाँ 5-6 महीने रुके। उसी दौरान मैंने उनसे मुलाकात की और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी उनसे मुलाकात हुई। पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने को कहा था, लिहाजा मैं उनसे मिलने के लिए गया। वो जेल में थे। यही वो वक्त था जब मैंने महात्मा गांधी से मुलाकात की। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब मैं एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से महात्मा गांधी से मिला, मुझे लगता है कि मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत उजागर कर दी। बल्कि वो हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने युवा भारत के सामने 2 अखबार निकाले। पहला हरिजन अंग्रेज़ी में और गुजरात में उन्होंने एक और अखबार निकाला जिसे आप दीनबंधु या इसी प्रकार का कुछ कहते हैं। यदि आप दोनों अखबारों को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार से लोगों के साथ क्या किया है। अंग्रेजी समाचार पत्र में उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोधी और खुद को लोकतांत्रिक बताया। लेकिन अगर आप गुजराती पत्रिका पढ़ते हैं तो आप उन्हें अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। महात्मा गांधी जाति व्यवस्था और रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे। पश्चिमी लोग अंग्रेजी पेपर पढ़ते हैं, जहां महात्मा गांधी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पश्चिमी लोगों के सम्मान में खुद को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक आदर्शों की वकालत कर रहे थे। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि उन्होंने वास्तव में अपने स्थानीय पेपर में लोगों से क्या बात की थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, हम अस्पृश्यता समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं हमें समान अवसर दिया जाना चाहिए ताकि हम अन्य वर्गों के साथ उच्च स्तर पर पहुंच सके। अस्पृश्यता को बिल्कुल धो देना कोई अवधारणा नहीं है। हम पिछले 2000 वर्षों से अस्पृश्यता को ढो रहे हैं। किसी ने इसके बारे में चिंता नहीं की है। हाँ, कुछ कमियां हैं जो बहुत हानिकारक हैं। उदाहरण के लिए, लोग पानी नहीं ले सकते हैं। लोगों के पास खेती करने और अपनी आजीविका कमाने के लिए भूमि नहीं हो सकती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अन्य चीज़ें हैं। देश में उनकी स्थिति एक समान होनी चाहिए और उनके पास उच्च पदस्थ होने के अवसर भी होने चाहिए, ताकि न केवल उनकी गरिमा बढ़े बल्कि वो रणनीतिक स्थितियों में रहते हुए अपने लोगों की रक्षा कर सकें। लेकिन महात्मा गांधी इस विचार के बिल्कुल विरुद्ध थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, महात्मा गांधी एक रूढ़िवादी हिंदू थे। वो कभी समाज सुधारक नहीं थे। उनकी ऐसी सोच नहीं थी। वो अस्पृश्यता के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके। ये एक बात थी। दूसरी बात, वो चाहते थे स्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध ना करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये धीरे धीरे हो सकता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अगर स्वराज भारत में धीरे धीरे आता तो ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता। विकृतियों से ग्रस्त हर समुदाय या लोगों का हर समूह स्वयं को मजबूत करने में सक्षम होता अगर ब्रिटिश सरकार से सत्ता हस्तांतरण धीरे धीरे होता। और मुझे लगता है कि लेबर पार्टी ने 2 कारणों से ये फैसला लिया। पहला है, सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीय सेना इस देश पर राज कर रहे ब्रिटिश को पूरा भरोसा था कि देश को चाहे कुछ भी हो जाए और राजनीतिज्ञ चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इस मिट्टी के प्रति प्रतिबद्धता नहीं बदलेंगे। इस सोच के साथ वो अपना प्रशासन चला रहे थे।
अब सोच को बुरी तरह धक्का पहुंचा जब उन्हें पता चला कि सैनिक एक पार्टी या बटालियन बना रहे हैं जो ब्रिटिश को उखाड़ फेंकेगी। मुझे लगता है कि ऐसे में ब्रिटिश इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर इन्हें भारत पर शासन करना है तो इसका इकलौता आधार ब्रिटिश सेना से संचालन हो सकता है। 1857 की बात करें, जब भारतीय सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उन्होंने पाया कि ब्रिटिश के लिए ये संभव नहीं होगा कि वे भारत में लगातार इतनी यूरोपीय सेना मुहैया कराते रहें जिसके जरिए शासन किया जा सके। और दूसरी बात जो मुझे लगती है, लेकिन मेरे पास ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ब्रिटिश सैनिक सेना को फौरन समाप्त करना चाहते थे ताकि वो नागरिक पेशे अपना सकें। आप जानते हैं कि सेना को धीरे धीरे कम करने के पीछे कितनी नाराज़गी थी। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि भारत से उन्हें सिर्फ वाणिज्य चाहिए था और सिविल सर्वेंट की पगार या सेना की आमदनी नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से BBC इंटरव्यू के सवाल में पूना समझौते की बात करते हैं। आप इस समझौते में शामिल थे। क्या आपको याद है कि उस दौरान महात्मा गांधी से आपकी क्या बातचीत हुई थी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हल्के स्वर में कहा, हाँ, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ब्रिटिश सरकार ने मैकडोनाल्ड के दिए मूल प्रस्ताव में मेरा सुझाव मान लिया था। मैंने कहा था कि हम एक समान निर्वाचित प्रतिनिधि चाहते हैं। मैं चाहता था कि हमें अलग से निर्वाचन क्षेत्र और आम चुनाव में मतदाता का अधिकार दिया, लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हम अपने वास्तविक प्रतिनिधियों को भेजें। लेकिन वो समझौते में अलग निर्वाचन क्षेत्र को नहीं जोड़ना चाहते थे और अनशन पर चले गए। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर आप समझौता नहीं मानना चाहते तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम समझौता स्वयं समाप्त कराना चाहते हैं। हमने समझौता छोड़ दिया। हमने वो हर चीज़ छोड़ दी जो सर्वश्रेष्ठ थी। आपको रामसे मैकडोनाल्ड का पत्र पढ़ना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि हमने अलगाववाद को बढ़ावा देने जैसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि हम एक समान निर्वाचन के जरिए दोनों गुटों को एक मंच पर लाकर इस खाई को भरना चाहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी का विरोध इस बात पर था कि हमें आज़ादी के साथ प्रतिनिधित्व न मिले। लिहाजा उन्होंने खुलकर विरोध किया कि हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। गोलमेज सम्मेलन में उनका यही रुख था। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों को जानते हैं। संविधान में सिर्फ इन्हीं 3 समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर सिख और मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से हजारों गुना बेहतर स्थिति में है, तो अनुसूचित जाति और ईसाइयों को कैसे छोड़ा जा सकता है? उनका यही कहना था कि आप लोग हमारी समस्या को क्यों नहीं समझते। शुरू में उन्होंने भी इसे स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने खत में लिखा, रामसे मैकडोनाल्ड ने कहा कि अनुसूचित जातियों के पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, फिर भी उनके दोस्त ने ही कहा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं और इसमें उन्हें कोई समर्थन नहीं देगा। फिर मालवीय और अन्य लोग मेरे पास आए और कहा कि क्या आप इस समस्या के समाधान में हमारी मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा कि हमने ब्रिटिश शासन से जो पाया है उसकी बलि चढ़ाकर आपकी मदद नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, मैंने दूसरा विकल्प सुझाया था। विकल्प ये था कि हम अलग इलेक्टोरेट छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन इसके लिए तैयार थे कि आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। अंतिम चुनाव में
खड़े होने वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हो। पहले प्राथमिक चुनाव में अनुसूचित जाति के सदस्य ही चुनते हैं। उन्हें 4 लोगों को चुनना चाहिए था, फिर उन 4 लोगों को आम चुनाव में खड़ा होना चाहिए। हमारे पास सर्वश्रेष्ठ आना चाहिए। हम कुछ भरोसा दे सकें कि आप अपने उम्मीदवार को वापस ना लें। ऐसे में हम उन लोगों को चुन सकेंगे जो संसद में हमारी आवाज़ बन सके। ये प्रस्ताव महात्मा गांधी को स्वीकार करना था और महात्मा गांधी ने स्वीकार किया। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, मैं आपकी ज़िंदगी बचाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके आपकी ज़िंदगी बचाने नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं कि इसके लिए मैंने कितना परिश्रम किया है। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ। और वो कुछ भी नहीं कह सके। उन्हें अनुसूचित जाति को लेकर भारी डर था कि वो सिख और मुस्लिम की तरह आज़ाद निकाय बन जाएंगे और हिंदुओं को इन 3 समुदायों के समूह से लड़ना पड़ेगा। ये उनके दिमाग में था और वो हिंदुओं को दोस्तों के बिना छोड़ना नहीं चाहते थे। शायद उन्होंने पूरी तरह राजनीतिक की तरह काम किया। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, राजनीति की तरह नहीं। वो कभी महात्मा गांधी नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा और ना कभी कहूँगा। वो इस पद के लायक कभी नहीं थे। मित्रों, ये हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।